गवर्नमेंट बजट होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो अपना अपना बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे बजट क्या होता है। ठीक है। तो बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर के में कितना हम खर्चा करने वाले हैं, जो उसका एस्टिमेट बनाते हैं उसको हम बजट कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम शॉपिंग करने गए, तुम्हारा एस्टिमेट 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये जो है वो हमारा बजट है। मतलब हमको 5,000 में सारा काम करना है। ठीक है, उसी को वो बजट कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट बजट आ जाता है, वर्ड गवर्नमेंट जुड़ जाता है बजट के साथ, तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को टोटल इतना खर्चा करना है। ठीक है। तो जो बजट होता है, गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट बजट जब भी आप समझाइए तो आप फाइनेंशियल ईयर जरूर लिखिए। तो इससे लगता है एग्जामिनर आपको एडिशनल मतलब एक अटेंशन मिल जाता है। कुछ कठिन भी नहीं है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपको खाली बताना है, ईयर लिखना नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट जब भी होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। ठीक है। और इसी फाइनेंशियल ईयर को एक और वर्ड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर। ठीक है। जैसे हम लोग के अकाउंट्स में हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वैसे ही थोड़ा इकोनॉमिक्स में सुनने में अच्छा लगे तो इन्होंने नाम दे दिया है फिस्कल ईयर। ठीक है, लेकिन है दोनों सेम ही। तो फाइनेंशियल ईयर ही फिस्कल ईयर है। तो इकोनॉमिक्स लिखते समय आप जहाँ जहाँ आप फिस्कल ईयर बार बार लिख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। पढ़ते हैं क्या है बजट। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एनुअलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इट्स डिटेल। देखिए, तो बजट होता क्या है, कोई अकाउंट नहीं होता है, एक तरीका का स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट होता है। क्या बताता है भाई ये बताता है कि एस्टिमेट रेसिप्ट कहाँ से पैसा हम व्यवस्था करेंगे, सब एस्टिमेटेड है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट नहीं है कि क्या बोलते हैं जो हो चुका है वो है, ये जो होने वाला है, जो हम प्लान कर रहे हैं वो है एस्टिमेटेड वर्ड, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड। तो हमने क्या एस्टिमेट बनाया है, एस्टिमेटेड रेसिप्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है। एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, मतलब रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ कहाँ से कमाई होगी और कहाँ कहाँ से खर्चा होगा। ठीक है। एंड डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर, मतलब गवर्नमेंट का पूरा अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर के अंदर, यही गवर्नमेंट बजट है। तो उसको एग्रीगेट करते हैं सारा कुछ जो हम लोग ने यहाँ बनाया है। क्या हुआ, गवर्नमेंट बजट एक ऐसा बजट होता है जो एक फिजिकल ईयर के लिए होता है। और गवर्नमेंट बजट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को। तो ये आपका शॉर्ट में सारा कुछ तैयार हो गया। तो ये आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, डेफिनेशन में लिखे चाहे ना लिखे अलग बात है। फॉर इंस्टेंट द बजट ऑफ 2017-18 given not only the budget estimate of 17-18 but also given the actual financial account of the 15-16 and revised estimated for the 16-17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत सरकार कोई बजट बना के दे रही है कि 2017 में हम कितना खर्चा करेंगे 17-18 में, तो 17-18 के बारे में तो जानकारी रहेगी क्योंकि ये तो भाई बजट है। ठीक है। बट ऑल्सो गिव द एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ 15-16 और 16-17, मतलब 2 साल की अकाउंटिंग भी देती है कि 15-16 और 16-17 में
हमने क्या क्या काम किया है अपने बिजनेस में, मतलब अपने कंट्री में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि 2 साल का एस्टिमेशन जो होता है वो भी रहता है। तो ये हमको समझ में आ गया गवर्नमेंट बजट की पूरी कहानी, और ये हमारे लिए जनरल नॉलेज के लिए हो गया। कभी मन हो तो एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो आपके में सिलेबस में इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग नीड्स भी लिख दे रहे हैं, बात सब वही हुआ। ठीक है, कभी कभी नीड्स भी पूछ लेता है, क्योंकि हमारे आईएससी में क्या होता है कि सिनोनिम्स बहुत खेलते हैं। ठीक है, तो जितने सिनोनिम्स कहीं दिखेंगे सबसे ज़्यादा आईएससी के पेपर में दिखते हैं। आप सोचते हो कि ये सिलेबस में था नहीं, फिर आपको पता चलता है कि वो उसका सिनोनिम्स था। इसीलिए एकदम एक्यूरेट लेके मत चलिएगा। क्लास 10 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, असली दिक्कत क्लास 12 में शुरू होती है। देखिए, अब यहाँ पे नीड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो क्या है, क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट बजट बनाने की। इतना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, आराम से खर्चा वर्चा करे। ठीक है, नई नई बजट बनवाते हैं, क्यों मेहनत करवाते हैं गवर्नमेंट से। अब उसको समझेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट से बजट बनवाने की क्या ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट होता है प्लान्ड एंड अप्रोच टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। प्लान्ड अप्रोच टू गवर्नमेंट एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, the importance of the government budget arise because of the fact that the activities of the government has insight tremendously. This call the mobilized and the last source to meet the expenditure required to undertake these activities. These has a different planning with regards to the estimate revenue and the proposed expenditure for the proper conduct of the government activities. यहाँ पे इनका कहना ये है कि प्लान्ड अप्रोच का मतलब हुआ कि देखा जाता है कि गवर्नमेंट, देखो होता क्या है ना, गवर्नमेंट में अकेला आदमी तो है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक लोग हैं, विपक्ष वाले हैं, पक्ष वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन हो गया, गवर्नर हो गए। ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि हमको सिखाता है कैसे बजट बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी हमको इन्फॉर्म करता है, और भी हमारे बहुत सारे कमेटी के लोग होते हैं। फिर पूरी जवाबदेही होती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि अब आप बन गए प्रधानमंत्री तो कुछ भी करेंगे। आपको चीज़ों को समझाना पड़ता है लोगों को कि हाँ देखिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए, जब बजट आने वाला था उस समय सेंसेक्स एकदम रुक गया था। ठीक है, लेकिन बजट जब आया तो सेंसेक्स फिर से बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, शेयर मार्केट क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को बजट अच्छा लगा। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि बजट जब आएगा तो कोरोना के समय बजट बहुत बेकार आने वाला है, और सेंसेक्स कम से कम 10,000 पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब 50,000 से 40,000 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि लोगों को क्या पसंद है, और उस हिसाब से बजट बना दी। तो बजट बन गया, और बजट बहुत अच्छा गया। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट प्लस ही जा रहा था। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, प्लानिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग अप्रोच में फोकस करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो प्लानिंग करके आती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले की नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लानिंग पे ध्यान दिया जाता है, ताकि अगर कोई गलती हो तो यहीं पे सही कर दिया जाए। ठीक है ना, प्लानिंग अप्रोच का यही फ़ायदा होता है कि अगर हम प्लानिंग अप्रोच लेके चलते हैं, तो अगर हमको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसको सही करने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है प्लानिंग अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है आपके बुक में, या आप बना के लिख सकते हैं। प्लानिंग अप्रोच में होता क्या है कि गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि उसको पता रहे कितना उसको हर साल पैसा वसूलना है और कितना खर्चा करना है। उसमें कुछ दिक्कत भी हो, गवर्नमेंट उसको सही कर सकती है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फिस्कल ऑपरेशन। देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है। प्लानिंग अप्रोच तो समझ में आ रहा था कि भाई साहब प्लान करने हैं, तो प्लान करना भी समझ में आ रहा था
ये प्लान नहीं करेंगे तो कैसे इतना ज़्यादा खर्चा और कितना सा इनकम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड में क्या है देखिए, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन रिगार्डिंग टैक्सेशन, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो अदर फिजिकल मेजर्स एट रैंडम। ऑल द डिसीजन इन द पॉलिसीज आर इंटरकनेक्टेड विद interconnected, and they must form a part of overall set of objective which the government wants to pursue. Government fiscal policy are reflected in the budget is essential part of the overall economic policy. तो integrated approach का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, डिसीजन रिगार्डिंग टैक्सेशन, ठीक है, बोरोइंग, बोरोइंग के बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद फिस्कल मेजर। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इन सब डिसीजन को अकेले नहीं ले सकती। जैसे अगर मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है तो वो कहे कि वो डिसाइड कर ले कितना टैक्स लगाना है, कितनी बोरोइंग करनी है, क्या फिस्कल है, ये सब के लिए एक्सपर्ट कमेटी होती है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जो मंत्री लोग होते हैं वो तो मान लीजिए आके बैठ गए ऊपर, ठीक है, वो तो होते ही हैं, बिना उनके कुछ नहीं होना, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स की टीम होती है, ठीक है। जैसे आरबीआई के गवर्नर को हम जानते हैं, लेकिन खाली गवर्नर गवर्नर जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट ही हो। जैसे इस साल के हमारे जो गवर्नर हैं वो फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन डिसीजन बड़े सही सही आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, तो हमारी जो टीम है ना, एक कमेटी जो होती है, उसमें कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के बेस्ट लोगों को रखा जाता है, ठीक है। तो वो लोग सारा कुछ बना के देते हैं, बस इनको यहाँ पे बोलना होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं बजट से। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन, कितना टैक्स चार्ज करना है, ये सारा डिसीजन लेना भी इसी में होता है। कितनी बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कितनी बोरोइंग करनी है, ये भी डिसीजन इसी में लिया जाता है। उसके बाद फिस्कल मेजर्स कुछ हैं, कुछ फिस्कल पॉलिसी बनाई गई है, तो भी डिसीजन इसी में से लिया जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, वो सब इसी में से करना होता है। तो इसीलिए इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, सारा कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होने के कारण बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि सब चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर मान लो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल दिया जाओ भाई तुम टैक्सेशन करो, ठीक है, और बोरोइंग किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया, तो वो काम सही नहीं हो पाएगा। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है जो सब कुछ डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और सारे डिपार्टमेंट भी मदद करते हैं, लेकिन मेजर जो उसमें काम होता है वो फाइनेंस का ही होता है, क्योंकि बजट बेसिकली आपके कैश को ही हिलाता है। पूरा कैश कहाँ से आना है, पूरा कैश कहाँ से जाना है, तो सारा कुछ पता करने के लिए हमको बजट बनाना पड़ता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से भी, तो ये सब आपका कीवर्ड्स है। जैसे प्लान्ड अप्रोच मतलब प्लानिंग करना सब चीज़ का, इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है इसलिए बजट जरूरी है। तो ले आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट में समझाना है कि इस अप्रोच की वजह से बजट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो हम जो लिख रहे हैं ये सब कीवर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपके आंसर्स में होने चाहिए। हेडिंग तो आप यही लिखोगे, लेकिन कीवर्ड्स अपना ये लिख के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए अब इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खतरनाक वर्ड नहीं है कि जिसको देख के हमें डरना पड़े। कोई अप्रोच अप्रोच नहीं लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बजटरी ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द इम्पॉर्टेंट वे। फॉर इंस्टेंस द लेवल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्सेस इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स अमंग द वेरियस सेक्टर। तो यहाँ क्या बता रहा है
कि जब बजट बनता है तो पता चलता है किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। ठीक है, तो किस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस गया है, तो गवर्नमेंट करती क्या है, जो सेक्टर बड़ी ही बेकार स्थिति में है या फिर ऐसा सेक्टर जहाँ से बहुत प्रोडक्शन हो सकता है, दोनों ही चीज़ हैं। एक ऐसा सेक्टर जो स्थिति जिसकी सही नहीं है और एक ऐसा सेक्टर जहाँ से प्रोडक्शन आ सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मेन फोकस उसी पे होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें काफ़ी फंड उसके लिए रखती है कि हाँ ये फंड हम रखेंगे। तो हमारे यहाँ आपको हम बताए थे दो सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है। एक होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, और दूसरा आता है हमारे क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको बताया था ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, वही चीज़ है, बिना एग्रीकल्चर के कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर भी वर्क करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ प्रोडक्शन कर सकें, और हम तो खाएं ही प्लस अलग अलग देश में बेचें भी ताकि कुछ कमाई हो सके। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे बजट, इन दो सेक्टर का बजट बहुत ही गवर्नमेंट डिफाइन करके बहुत ही रिफाइन करके देती है कि हाँ पहले से कुछ ज़्यादा ही दे दें, कम ना दें। ठीक है, और अगर कम करती है तो कहीं ना कहीं इसी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों में बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप इसमें समझा सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा ही नहीं कि खाली यही दो चीज़ हैं। ये आपको हम एक मेजर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बजट इज नॉट merely an exercise in the revenue raising and planning expenditure, but it is a powerful instrument for implementing the various economic and the social objective of the government. Budget is most important instrument of promoting economic development, reducing inequalities, income, ensuring effective allocation of resource, achieving price stability। मतलब दुनिया भर की जितनी अच्छी चीज़ें हैं सब बजट ही लेके आता है, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो बजट को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी का। ठीक है, तो कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्योंकि जब बजट डिफाइन होता है, ठीक है, बजट को क्यों पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, ये समझिए। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, बजट को हम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बजट जो है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक, NOMIC, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, और क्या करता है, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप लोग समझ ही गए हैं, अमीर गरीब वाला जो हिसाब किताब था। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम लिख दे रहे हैं पूरा, ऑफ इनकम, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। उसके बाद क्या है, अब जो हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं, ठीक है ना, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी तो ज़रूरी है, खाली इतने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, इंश्योरिंग इफेक्टिव, सॉरी, इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सब आपके बुक में दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं तो बुक में टिक भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी को भी इसी के थ्रू अचीव किया जाता है। तो आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा बजट का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर बजट सही सही बन गया
तो बस आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी उस साल तो ग्रो करेगी करेगी, बस बीच में कोरोना ऐसा कुछ ना आ जाए। ठीक है, वो तो भाई एक एक्सीडेंट ही है। बाकी तो गवर्नमेंट अच्छा ही लेके चलती है कि हाँ हमारा देश ग्रो हो, फिर उसके बाद फिर से पार्टी बन जाए, फिर से हम राज करें। ठीक है, लेकिन अब बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि दिक्कत हो जाती है, क्या करेंगे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आते हैं फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो बजट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बजट आपके घर का नहीं है। ठीक है, ये जो बजट है ये आपके घर का नहीं है, ये किसका है, पब्लिक का है। तो आप अकाउंटेबल होते हो पब्लिक को कि आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताना होता है। देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, आपको जवाब देना होता है अपने क्या बोलते हैं उसको, सारी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, पूरे देश के लोगों को, कि आपको हम पावर में ले तो आए, आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू जवाब देती है कि देखिए इतना पैसा यहाँ से कमा रहे हैं और इतना पैसा यहाँ खर्चा करेंगे। मतलब कमाएंगे और खर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्लान्ड है। कमा रहे हैं वर्ड नहीं बोल सकते। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है अपने हर एक काम के लिए। ठीक है, अलग अलग आप जानते हैं, आरटीआई बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया है। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में पता करना तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एकदम मालिक बना के रखा गया है। ठीक है, अब आप अपने आप को मालिक समझे न समझे अलग बात है। ठीक है, लेकिन आप कंट्री के मालिक ही हैं। बस मालिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कोई सामान खराब करिए, मालिक लोग सामान को अच्छे से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकाउंटेबल होते हैं। मतलब गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है आपके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। उसको बताना होता है कि कहाँ कहाँ पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ पैसे खर्च होंगे। तो बस ये 5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है टाइप्स 5 नंबर का आपसे पूछ ले। कि वो हमारे बच्चे सोचते हैं कि भाई 6 पॉइंट बुक में दिया हुआ है तो 5 पूछेगा तो कोई 5 बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कोई भी इसमें से एक आ सकता है, इसलिए आपको पूरे 6 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला बजट जो आता है टाइप, उसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, हम लोग केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी जो स्टोरी है आपके बुक में बोल्ड लेटर्स में दी हुई है, तो आप वही को आपको एग्जाम में लिखना है। हम इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एकदम आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि होता क्या है, कि रटने में तो आप एक्सपर्ट हैं ही। तो देखिए यूनियन बजट क्या लिखा हुआ है, यूनियन बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है एज अ होल, उसको हम लोग यूनियन बजट कहते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको कौन बनाता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखाएगा कि इसको बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये सब कीवर्ड है, इसका कीवर्ड कीवर्ड याद कर लीजिए कि नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और क्या सोच के बनाती है, किसके लिए बनाती है, तो पूरे कंट्री के लिए बनाती है। ठीक है ना, तो सिंपल सा समझ में आ गया। यूनियन बजट कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। किसके लिए बनाती है, कंट्री एज अ होल के लिए बनाती है। तो ये एक लाइन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, टिल 2016 द बजट वाज प्रेजेंटेड इन द टू पार्ट्स, नेमली रेलवे बजट एंड जनरल बजट, shows the detail of the estimation of the proposed the railway ministry and the Indian Railways। ठीक है, जनरल बजट, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब गवर्नमेंट कोई भी बजट बनाती है, मतलब कि यूनियन बजट बनाती है, तो यूनियन बजट को 2 पार्ट में बांटती है। ठीक है, तो 2 पार्ट में कैसे बांटती है, पहला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है रेलवेज का। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जनरल बजट। ठीक है,
तो अब आप ये भी एक चीज़ नया समझ गए कि यूनियन बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेलवे बजट। रेलवे को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है भाई, ये जान लीजिए। इंडिया मतलब रेलवे। इंडिया में जो भी पैसा आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेलवे का है। रेलवे ही गवर्नमेंट के मतलब रीढ़ की हड्डी है, जो गवर्नमेंट पूरा डांस वांस कर रही है, ये रेलवे की वजह से ही कर रही है। सारी कमाई रेलवे से आती है। तो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, रेलवे बजट बहुत अच्छा बनाती है। कि रेलवे ऐसा बजट बना दो कि बस एक साल अच्छे से बीत जाए। ठीक है। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में यूनियन बजट को बांटा गया है, एक रेलवे बजट को और एक जनरल बजट को। जहां जहां बजट वर्ड बोले वहां वहां कौन सा लाइन लिखेंगे? प्लानिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्लानिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लाइन याद कर लीजिए। ये यूनिवर्सल लाइन है, हर जगह आप लगा सकते हैं। तो जैसे कोई पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेलवे बजट, तो आपने बोला सर द रेलवे बजट सिंपली मीन्स द प्लानिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अबाउट रेलवे, इन रेलवे, आपने बता दिया। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ है, हर जगह बजट मतलब प्लानिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। प्लानिंग जरूर लिखिएगा, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मत लिखिएगा, नहीं तो बैलेंस शीट बन जाएगा वो। प्लानिंग जब तक रहता है तब तक बजट रहता है। और जैसे ही आप फिक्स बता देते हैं कि हाँ ये हो गया, तो वहीं से वो कहानी बदल जाती है। ठीक है। जनरल बजट शोज द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। तो मतलब जनरल बजट में क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान होता है पूरे इकोनॉमी का। तो यहाँ पे मतलब एक तो हो गया रेलवे, वो तो आप समझ ही गए कि रेलवे में कैसे कैसे क्या क्या सुधार करना है, कितना पैसा कहाँ से लाना है। उसके बाद जो एक अदर से मतलब जो बचा, क्या बचा? फाइनेंशियल प्लान बना पूरे इकोनॉमी का। फाइनेंशियल प्लान फॉर द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, इंटायर इकोनॉमी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से इससे फोकस करना है ना। बहुत सारा बुक में लिखा होता है, अगर आप टू द पॉइंट इतना भी याद करके अपने वर्ड्स में लिख देते हैं तो आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है, पॉइंट नंबर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन स्टेट बजट। तो देखिए स्टेट बजट अब क्या होता है भाई। देखिए वी हैव द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद द इकोनॉमिक। अब देखिए स्टेट बजट में क्या समझाना, स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर लिख कर देती है कि कितना हम इनकम करेंगे पूरे साल में और कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे पूरे साल में। तो सारा लेखा जोखा स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट। तो ऐसे ढेर सारा एग्जाम्पल आप पूरा कॉपी भर सकते हैं कि अलग अलग स्टेट अपना अपना बजट बनाती हैं। ठीक है। तो ये सब बजट जो होता है स्टेट बजट में, आप ये भी लिख सकते हैं स्टेट बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया हुआ है कि जितने भी हमारे लोग हैं मतलब गवर्नमेंट के अंदर मतलब स्टेट के अंदर कौन कौन सा क्या लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ गया। ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल बोर्ड। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अपना खुद का बजट बनाती हैं कि हमको इतना इतना पैसा चाहिए इस साल का खर्चा चलाने के लिए। फिर वो जमा कर देती हैं, तो फिर गवर्नमेंट सबको जोड़ जाड़ के निकालती है अपना स्टेट बजट। ठीक है। ये भी स्टेट के हक मतलब हक में ही होता है। तो गवर्नमेंट अपना सारा जो स्टेट में खर्चा करना है और कहाँ कहाँ से कमाना है, इसमें सारा प्लानिंग गवर्नमेंट लिखती है। तो अगर आप इतना कंटेंट लिख देते हैं कि लोकल बॉडीज़ ये सब होती हैं और ये सभी बजट बनाती हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये तो इजी ये समझा दिए इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, लेकिन ये आपको एडिशनल चीज़ें लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लान बजट। तो प्लान बजट जो होता है ये भी हमारा एक तरीके का टाइप होता है। क्या होता है प्लान बजट में? द प्लान बजट इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज द बजटरी प्रोविजंस फॉर प्लान बजट में क्या होता है? द प्लान बजट इज द डॉक्यूमेंट विच शोज द बजटरी प्रोविजन फ्रॉम फॉर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स एंड द स्कीम इंक्लूडेड इन द सेंट्रल प्लान। अब देखिए प्लान बजट क्या होता है, यहाँ पे जो स्पेशल अच्छा जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोग्राम चलाती है। जैसे कैसा प्रोग्राम, जो जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये सब प्रोग्राम्स बोलते हैं, इसको प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है, स्कीम में क्या हो गया, जैसे सुकन्या योजना हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आती है, तो इसकी जो प्लानिंग होती है वो हमारी प्लान बजट में होती है। तो आप ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे होता है ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रिपेयर परफॉर्मेंस बजट। तो अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री लोगों को मिलती है, तो वो लोग अपना खुद का बजट बना के देते हैं कि वो कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। तो क्या मतलब जो अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम वर्ड ताकि आपको एग्जाम में लिखने में इजी। ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज मतलब जितना भी अलग अलग गवर्नमेंट डिमांड बना के रखा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखी है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, अलग अलग स्टैम्प का डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे वैसे जो हमारे ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, प्लस जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसके अलग मंत्री हैं, ठीक है, तो सबके अलग अलग मंत्री होते हैं, ये लोग भी अपना बजट बना के देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, बहुत ही आसान सा है, टफ नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है कि आप बनाइए सप्लीमेंट्री बजट। तो ये क्या होता है भाई सप्लीमेंट्री बजट? देखिए टाइप्स ऑफ बजट में सब आएगा, ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में हेडिंग टाइप्स ऑफ बजट दिया है तो सब पढ़ लीजिए, कुछ टफ नहीं है इतना। Budget estimate for the coming year are based on the future forecasting with regards to the revenue and expenditure. It is now always possible to foresee and provide all the emergencies such as war, natural calamities, political instability, which may necessitate extra expenditure. In these circumstances, the government may find it necessary to present in the parliament a supplementary budget to deal with the such eventualities। इसका मतलब हुआ क्या कि सप्लीमेंट्री मतलब होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप खाना पीना खा रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, सप्लीमेंट खाना शुरू कर दिया। तो सप्लीमेंट क्या होता है, आपके बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देता है एक तरीके से। अगर कोई खाना में कुछ कमी वमी हो गया तो फिर वो आपको प्रोटीन दे के, विटामिन दे के आपको सही कर दिया जाता है, ठीक है। तो आजकल सप्लीमेंट का ज़माना चल रहा है कि अगर आप कुछ खा पी रहे हैं खाना वाना, तो अगर कुछ कमी हो जाती है, किसी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये सब चीज़ों की, तो ये लोग सप्लीमेंट्री खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्स आते हैं अलग अलग कंपनी के, तो लोग खाते हैं। तो वैसे ही सप्लीमेंट जो लोग खाते हैं वही चीज़ यहाँ पे ले आया गया सप्लीमेंट्री बजट। जैसे कि अलग अलग वॉर का मान लीजिए सिचुएशन हो गया, ठीक है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्राकृतिक आपदा? मतलब कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, कहीं पे लोग मरने लगे, पूरा एक स्टेट खाली हो गया, एक पूरा एक सिटी खाली हो गया। तो ऐसा भी होता रहता है। देखिए अभी ग्लेशियर वाला केस चल रहा है एनटीपीसी के पास ना। तो ये सब चीज़ जो होती रहती हैं, तो ये सब जो केसेस नए नए आते रहते हैं, उससे
मतलब उस चीज़ को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बनाती है सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री बजट बना के रखती है। तो कितना आसान है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, खाली थोड़ा सा आपको वॉर और फ्लड याद करना है बस। अब आते हैं नेक्स्ट, ज़ीरो बेस बजट। देखिए जीरो बेस बजट क्या होता है। Zero based budget is defined as the budgetary process which requires each ministry department to justify its entire budget request in details. It is a system of budget in which all the government expenditure must be justified by each for new period. तो यहाँ पे होता क्या है, जीरो बेस बजट जो होता है ये एक तरीके से उनके लिए होता है जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। ठीक है ना, जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, परफॉर्मेंस बजट तो वो लोग बनाते ही हैं कि यहाँ पे हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना ज़रूरत है। ठीक है ना, तो वो बनाते ही हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। तो सवाल उठता है सर इसकी क्या ज़रूरत है, जो ऊपर बना दिए हैं जब रेलवे वालों ने कि हमें इतना पैसा चाहिए तो इतने से कंप्लीट हो गया। परफॉर्मेंस बजट खुद ही इतना अपने आप में काफ़ी है, ये नया कहाँ से आ गया जीरो बेस बजट। तो समझिए क्या है जीरो बेस बजट। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इनकी डिटेल स्टडी होती है। ठीक है ना, ऊपर में क्या होता है कि वो खाली बता देते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, लेकिन डिटेलिंग नहीं करते। लेकिन जब जीरो बजट बनता है तब डिटेलिंग होती है, तब बात सामने आती है कि इतना पैसे की ज़रूरत है नहीं, बस खाली बस लिख दिए हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे उनकी कटिंग शुरू होती है कि इतना पैसा इनको कम दिया जाए, इतना पैसा इनको ज़्यादा दिया जाए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट यहाँ पे जोड़ती भी है, घटाती भी है, जैसा गवर्नमेंट को समझ में आए। तो सब जो इसके पहले हमारा जो परफॉर्मेंस बजट था वो एक तरीके का एस्टीमेट था, एस्टीमेट बना के हमने दे दिया कि ये पैसा हमारा लगेगा, इतना इतना ये स्कीम हम चलाएंगे। अब उस स्कीम के अंदर का जो डिटेल है वो गवर्नमेंट मांगती है जीरो बेस बजट में। ठीक है, it is a system of budget in which all government expenditure must be justified for each new period. In this method of budgeting, the functioning of each ministry department is reviewed comprehensively and all expenditure are approved rather than increase in expenditure only. It is, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे रिव्यू करते हैं, डिटेल रिव्यू होता है। तो एक आपको और कीवर्ड मिल गया, रिव्यू वर्ड। तो आप रिव्यू भी लिख सकते हैं कि जो बजट बना के देते हैं इस पर रिव्यू किया जाता है कि ये बजट कहाँ तक सही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी इसमें आता है।